हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है दोस्तों? सर सब बढ़िया, सब मजे में। आज हम लोग ईएनवीएस का वन शॉट करने वाले हैं। ईएनवीएस का हम लोग यूनिट नंबर 3 का वन शॉट करने वाले हैं बेटा। तो जो लोग भी आ गए हो प्लीज सबसे पहले तो भैया लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। जितना ज्यादा लोगों को तुम शेयर करोगे उतना तुम्हारा भलाई होगा बेटा, बिकॉज एफर्ट्स लग रहे हैं। और आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट नंबर 3, कल करेंगे यूनिट नंबर 2 और ईएनवीएस का पूरा वन शॉट खत्म कर लेंगे। और 1 तारीख को मैराथन करेंगे और 3 तारीख को एमसीक्यू मैराथन करेंगे। उसके बाद आप पूरा तरीके से तैयार हो जाओगे बेटा ईएनवीएस के लिए। उसके बाद पूरा तरीके से तैयार हो जाओगे। तो चैप्टर का नाम है दोस्तों ह्यूमन कम्युनिटीज एंड द एनवायरनमेंट। रिपीट करो अपने घर में, जहां कहीं भी हो रिपीट करो, ह्यूमन कम्युनिटीज एंड द एनवायरनमेंट। आज हम लोग ह्यूमन कम्युनिटीज के बारे में पढ़ेंगे मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। आज हम लोग ह्यूमन कम्युनिटीज के बारे में और उनके एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है ना भाई? आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन कम्युनिटीज के बारे में पढ़ेंगे। यानी आप लोग, हम लोग, जो हम हैं वही चीज के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग ह्यूमन ही है ना भाई? आप लोग इंसान हो या जानवर? सर इंसानी है। तो हम लोग ह्यूमन कम्युनिटीज और उनके एनवायरनमेंट के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलो आ जाओ। सबसे पहला टॉपिक हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन। आपको ईएनवीएस के एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स का पूछ लेगा, डिफाइन ह्यूमन पॉपुलेशन। फिर आप क्या लिखोगे? क्या होता है ह्यूमन पॉपुलेशन? तो सबसे पहले आओ इसको रीड करते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में मैंने क्या लिखा है? द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन स्पेसिफिक एरिया। एक स्पेसिफिक एरिया में कितने नंबर ऑफ पीपल रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। स्पेसिफिक एरिया मतलब एक कंट्री हो सकता है, एक सिटी हो सकता है, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, या एंटायर वर्ल्ड हो सकता है, या एक कस्बा, एक गांव, एक सिटी, एक कंट्री या वर्ल्ड। एक जगह पे एक स्पेसिफिक एरिया में कितने लोग रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन पॉपुलेशन। तो बेटा इसको याद करना क्या डिफिकल्ट लगता है तुमको? याद करो ना। ह्यूमन पॉपुलेशन किसको बोलते हैं? द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए स्पेसिफिक एरिया। अगर नंबर ऑफ पीपल एक स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं, जैसे कि एक सिटी में, एक कंट्री में, एक एंटायर वर्ल्ड में, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? उस चीज को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन। उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन पॉपुलेशन। क्लियर है? इसके बाद यहां पे बोला गया है इट encompasses वेरियस एस्पेक्ट इंक्लूडिंग पॉपुलेशन साइज, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ रेट, डेमोग्राफिक्स सच एज एज, जेंडर, एथनिसिटी। तो पॉपुलेशन में बहुत सारी चीज मैटर करता है। पॉपुलेशन में बहुत सारा चीज मैटर करता है। क्या क्या मैटर करता है सर? साइज मैटर करता है, डेंसिटी मैटर करता है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि मैटर करता है, ग्रोथ रेट मैटर करता है, डेमोग्राफिक्स जैसे एज, जेंडर, एथनिसिटी, ये सब चीज पॉपुलेशन में मैटर करता है। ह्यूमन पॉपुलेशन किसको बोलते हैं? ह्यूमन पॉपुलेशन मतलब नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए स्पेसिफिक एरिया। एक स्पेसिफिक एरिया में कितने लोग रह रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन पॉपुलेशन बोलते हैं। जैसे कि एक सिटी में, एक कंट्री में, एक डिस्ट्रिक्ट में, एक एंटायर वर्ल्ड में कितने लोग रह रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। आपके दिल में कितने लोग रह रहे हैं उसको भी आप बोलोगे पॉपुलेशन। सर क्या बात कर रहे हो? अरे सुनो, पॉपुलेशन को बहुत सारे एस्पेक्ट से देखा जा सकता है बेटा। ओ बेटा जी सुनो ना, बहुत सारे एस्पेक्ट से हम लोग पॉपुलेशन को जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। हम लोग पॉपुलेशन को साइज के दृष्टिकोण से भी समझते हैं। हम लोग पॉपुलेशन को डेंसिटी के एंगल से भी समझते हैं। हम लोग पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूशन के एंगल से भी समझते हैं, ग्रोथ रेट के एंगल से भी समझते हैं, और साथ साथ बेटा डेमोग्राफिक्स, यानी डेमोग्राफिक्स मतलब एज, जेंडर के एंगल से भी समझते हैं कि भैया वेस्ट बंगाल में कितने मेल रहते हैं, कितने फीमेल रहते हैं, मतलब ये जेंडर, ठीक है। वेस्ट बंगाल में बुढ़े लोग कितने रहते हैं, जवान लोग कितने रहते हैं, टीनेजर्स कितने रहते हैं। इस एंगल से भी हम लोग पॉपुलेशन को जान सकते हैं ना बेटा।
यहाँ पे वही बोला है, पॉपुलेशन को जानने का, समझने का बहुत सारा एस्पेक्ट रहता है। इट encompasses वेरियस एस्पेक्ट इंक्लूडिंग पॉपुलेशन साइज, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ रेट, डेमोग्राफिक्स जैसे एज, जेंडर, एथेंसिटी एक्सेट्रा। ठीक है, समझ पाए आप लोग इतना? तो ह्यूमन पॉपुलेशन का डेफिनेशन अगर आपसे पूछा 2 मार्क्स का आएगा, क्या लिखोगे? The concept of human population refers to the number of people living in a specific area, such as city, country, entire world. एक स्पेसिफिक एरिया में कितने नंबर ऑफ लोग रहते हैं, एक स्पेसिफिक एरिया में कितने नंबर ऑफ लोग रहते हैं, जैसे सिटी में, कंट्री में, इंटायर वर्ल्ड में कितने लोग रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम बोलते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन। और ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत सारे एस्पेक्ट से बात की जाती है। आप लोग समझ रहे हो ना बेटा? ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत सारे एस्पेक्ट से बात की जाती है, जैसे साइज के थ्रू, डेंसिटी के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, ग्रोथ रेट के थ्रू, डेमोग्राफिक्स जैसे एज, जेंडर के थ्रू, कि वेस्ट बंगाल में मेल कितना है, फीमेल कितना है, मतलब हम लोग वो जेंडर के हिसाब से बात कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में कितने कितने एज ग्रुप के लोग बैठे रहते हैं, वेस्ट बंगाल में बूढ़े लोग कितने हैं, जवान लोग कितने हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन डायनामिक्स इज क्रूशियल। ह्यूमन पॉपुलेशन जो चेंज हो रहा है उसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा क्रूशियल है। उसको आप अगर नहीं समझोगे तो आप रिसोर्स के लिए प्लान कैसे करोगे? ये जो रिसोर्सेस यूज हो रहा है इतना, उसको प्लान कैसे करोगे आप? आपको आपका देश का आबादी नहीं पता रहेगा कि हमारे देश का आबादी कितना है, तो देश के रिसोर्सेस का बंटवारा कैसे होगा? देश में जो भी रिसोर्सेस हैं उसका प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कैसे हो पाएगा मेरे दोस्त? ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का, उसका प्रॉपर तरीके से आप बंटवारा कैसे करोगे? फिर तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। आपको तो कुछ पॉलिसीज बनानी चाहिए ना, आपको तो कुछ प्रोग्राम्स बनानी चाहिए। आपको लगा कि हमारे देश के पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं तो ऐसे ऐसे स्लोगन्स लिखवाओ। पंचायत मूवी किसी ने देखा है? पंचायत मूवी, उसमें क्या लिखा था? 2 बच्चे हैं मीठी खीर, उससे ज्यादा डैश। तो अगर ओवर पॉपुलेशन हो रहा है तो उसके लिए तो समाधान निकालना पड़ेगा। इसीलिए पॉपुलेशन को गिनना जरूरी है, समझना जरूरी है, और जो प्रॉब्लम है पॉपुलेशन का उसको सॉल्व करना जरूरी है बेटा। बहुत लोगों को देखो कि 11-11 बच्चे, 15-15 बच्चे, 20-20 बच्चे लेके बैठे रहते हैं। हमारा घर है, हम करेंगे, आपको क्या? क्लियर है? तो इतना पॉपुलेशन मत बढ़ाओ बेटा। सिंपल सी बात है। सुनो, यहाँ पे क्या है? अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन को समझेंगे तो ही हम रिसोर्सेज के बारे में प्लान कर पाएंगे, तो ही हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में प्लान कर पाएंगे, तो ही हम सर्विसेज के बारे में प्लान कर पाएंगे, तो ही हम इसके जो प्रॉब्लम्स है उसका निवारण कर पाएंगे। गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी पड़ेगी उसके बाद। क्लियर है? इसके बाद सर, पॉपुलेशन स्टडीज ऑल्सो एग्जामिन फैक्टर चेंजेस इन द पॉपुलेशन सर्च इन, मतलब कि कितना ये बर्थ रेट है, कितना डेथ रेट है, ये पॉपुलेशन को अंडरस्टैंड करने के बाद ही तो समझ में आता है बेटा। आप एक बार पॉपुलेशन को समझते हो तभी तो ये जान पाते हो कि आपके कंट्री का बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है। तो इतना जो लाइन पढ़ा, इसमें से आप 2 मार्क्स का आंसर नहीं लिख पाओगे क्या? बताओ तो जरा आप लोग। इतना जो बड़ा आंसर पढ़ा, इसमें से 2 मार्क्स का आंसर आपको डिफिकल्ट लगता है? बिल्कुल भी नहीं सर, लिख देंगे आराम से। क्या लिखोगे? जरा डेफिनेशन बताओ, डेफिनेशन बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। जितने भी देख रहे हैं, जितने भी जन देख रहे हैं, प्लीज डेफिनेशन बताओ। क्या लिखोगे? डिफाइन ह्यूमन पॉपुलेशन, डिफाइन ह्यूमन पॉपुलेशन। सॉरी दोस्तों, बहुत ज्यादा एफर्ट लग रही है एक्चुअली, एक दिन में इतने सारे लेक्चर्स है ना, इसीलिए थोड़ा बताओ। डिफाइन ह्यूमन पॉपुलेशन बताओ ना। तुम क्यों एफर्ट नहीं दे रहे हो? हम तो एफर्ट देने के लिए तुम्हारे लिए रेडी है बेटा। तुम तो दो एफर्ट। ह्यूमन पॉपुलेशन को डिफाइन करो बेटा। ह्यूमन पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन करना है? द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन रिफर्स टू अ नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए स्पेसिफिक एरिया सच एज कंट्री, सिटी और एंटायर वर्ल्ड। इट encompasses various aspects such as size, density, distribution, growth rate, age, gender, etc. लिख दिए, बस बात खत्म। 2 मार्क्स मिल गया, छुट्टी। क्लियर है? तो आई होप आप सबका ह्यूमन पॉपुलेशन क्लियर हो गया होगा, याद भी हो गया होगा। अब बात करते हैं ओवर पॉपुलेशन का। ओवर पॉपुलेशन मतलब क्या होता है सर? हद से ज्यादा पॉपुलेशन।
हद से ज्यादा पॉपुलेशन जब हो जाता है, जो हाल बेटा इंडिया का है, जो हाल हमारा भारत का हो चुका है अभी, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, इसको बोलते हैं ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, सो ओवर पॉपुलेशन किसको बोलते हैं? ओवर पॉपुलेशन refers to a situation where the number of people in a particular area exceeds the capacity of an area to provide the basic needs such as food, water, shelter and health care। यानी सिंपल सा बात है, एक स्पेसिफिक एरिया, whether it is country, whether it is city, whether it is district, whether it is entire world, एक स्पेसिफिक एरिया में कैपेसिटी के बाहर वाले लोग रहने लगे। मान लीजिए इंडिया का कैपेसिटी है, इंडिया का मान लीजिए कैपेसिटी है सिर्फ 50 करोड़ का, और यहां पे रह रहा है 130 करोड़ हिंदुस्तानी और साथ साथ फॉरेनर्स भी रह रहे हैं। तो बताइए, कैपेसिटी के बाहर वाले लोग भी रह रहे हैं ना, तो बेसिक नीड्स हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे उनका। हम लोग फूड, वाटर, शेल्टर, हेल्थ केयर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप हॉस्पिटल्स जाते हो तो हॉस्पिटल्स में देखते हो इतना भीड़ लगा होता है, बेसिक नीड्स नहीं मिल पा रहा है। अभी भी लोग गरीबी में जी रहे हैं, अभी भी लोग रास्ते में सोते हैं, अभी भी लोग रास्ते में उनको रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल पाता है, ये ओवर पॉपुलेशन के चक्कर में। ओवर पॉपुलेशन क्या होता है सर? एक जब स्पेसिफिक एरिया का कैपेसिटी के बाहर जब एक्सीड कर जाता है पॉपुलेशन, उसको बोलते हैं ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन refers to a situation where the number of people in a particular area exceeds the capacity of that area। वो एरिया का कैपेसिटी के बाहर अगर चला गया है तो उनको बेसिक नीड्स नहीं मिल पाता, खाना, कपड़ा, मकान नहीं मिल पाता, हेल्थ केयर नहीं मिल पाता, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। इट कैन लीड ए रेंज ऑफ प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन भी होता है। इन्वायरमेंट का, रिसोर्सेज का ओवर यूज अगर हो जाएगा तो डिग्रेडेशन तो होगा ही ना। यूज होना चाहिए इतना, यूज हो जाएगा उतना। इससे ना इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन भी होता है, डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी होता है, पोल्यूशन भी इंक्रीज होता है, और बहुत सारा चीज होता है बेटा। तो ओवर पॉपुलेशन मतलब अब ज्यादा पॉपुलेशन क्रिएट कर दी है। आपके एरिया में जो कैपेसिटी था उससे ज्यादा लोग हैं। हमारे देश में कैपेसिटी है 50 करोड़ लोगों का रहने का, लेकिन हमारे देश में 130 करोड़ लोग रहते हैं। इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे ओवर पॉपुलेशन। इसको अपने वर्ड में लव लेटर की तरह मैडम को इंप्रेस करके लिखना है ईएनवीएस के एग्जामिनेशन में, समझे ना तुम? ये बिल्कुल ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्या क्या आता है? ओवर पॉपुलेशन की वजह से सर बेरोजगार लोग मरते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट राइज होती है। आज देखो इंडिया का हालत, एक ग्रेजुएशन करके, एक अच्छा डिग्री लेके लोग अनएम्प्लॉयड रह रहे हैं। ओवर पॉपुलेशन के चक्कर में बेटा गरीबी आता है, ओवर पॉपुलेशन के चक्कर में हेल्थ केयर नहीं मिल पाता, एजुकेशन नहीं मिल पाता। तो ये क्या है? ये प्रॉपर डेफिनेशन है ओवर पॉपुलेशन का। सिंपल सा बात है, ये प्रॉपर डेफिनेशन है ओवर पॉपुलेशन का। ओवर पॉपुलेशन मतलब हद से ज्यादा पॉपुलेशन हो गया भाया, अब कुछ करो। ठीक है। अंडर पॉपुलेशन मतलब हमारे देश का कैपेसिटी है 50 करोड़, हमारे देश का कैपेसिटी है 50 करोड़, लेकिन यहां पे रहते हैं सिर्फ 20 करोड़। यहां पे रहते हैं सिर्फ 20 करोड़ लोग, लेकिन कैपेसिटी है 50 करोड़। रिसोर्सेस फुली यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, लोग ही नहीं है यहां पे। तो उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? उस सिचुएशन को बोलेंगे अंडर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेटेड कंट्री। ठीक है। अंडर पॉपुलेशन refers to a situation where the number of people in a particular area is too low to fully utilize the available resources है। जहां पे नंबर ऑफ पीपल बहुत ही ज्यादा कम रहते हैं, जो पूरा तरीके से अवेलेबल रिसोर्सेस को यूटिलाइज नहीं करते हैं, उस सिचुएशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अंडर पॉपुलेशन है। आप अवेलेबल रिसोर्सेज या इंफ्रास्ट्रक्चर या पोटेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी अवेलेबल रिसोर्सेज को आप पूरा तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? अंडर पॉपुलेशन। दिस कैन लीड टू challenges such as lack of workforce, reduced economic growth and difficulty maintaining public services and an aging population with a fewer young people to support them। यानी लोगों की कमी पड़ जाएगी भाई, लोग नहीं रहेंगे तुम्हारे देश में। तुम्हारे देश में खाना तो है लेकिन खाना वाला नहीं है। फसल तो है लेकिन फसल उगाने वाला नहीं है। ठीक है, समझो ध्यान से। क्लियर है? तो अंडर पॉपुलेशन की वजह से क्या होता है? अंडर पॉपुलेशन की वजह से, अंडर पॉपुलेशन किस वजह से होता है? लो बर्थ रेट की वजह से होता है। लो बर्थ रेट की वजह से होता है जब आपके देश में बहुत कम लोग जन्म लेते हैं, बहुत कम बच्चे जन्म लेते हैं, तब वो अंडर पॉपुलेशन वाला चीज सिचुएशन ऑकर हो जाता है फिर। ठीक है।
ओके सर, हमारे देश में अंडर पॉपुलेशन रहता तो कितना मजा आता ना सर, हम लोग कितना खाली खाली घूमते, मजा आता है। इतना भीड़ भड़क्का कोलकाता में घूमने में कितना बुरा लगता है। अभी तो चुपचाप पढ़ाई कर लो। सीयू में भी कितने कम कम बच्चे रहते हैं, सीयू में तो एकदम कम कम बच्चे रहते हैं, सबको सप्ली नहीं मिल पाता, बहुत कम लोगों को सप्ली मिल पाता। चलिए आइए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉजेस ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। भाई ह्यूमन पॉपुलेशन क्यों होता है, क्यों होता है ह्यूमन पॉपुलेशन, क्यों होता है ह्यूमन पॉपुलेशन, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। आ जाओ, कॉजेस ऑफ व्हाट, कॉजेस ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। कॉजेस ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, क्यों होता है ह्यूमन पॉपुलेशन। सबसे पहले ह्यूमन पॉपुलेशन होता है हाई बर्थ रेट के कारण। जब बर्थ रेट आपके कंट्री का, आपके देश का, आपके सिटी का, आपके डिस्ट्रिक्ट का बर्थ रेट जब हाई रहेगा, जब आपके सिटी में, कंट्री में जब बच्चा लोग ज्यादा जन्म लेता है, बच्चा लोग जब ज्यादा जन्म लेता है, तब होता है बेटा, क्या होता है तब बताओ, ह्यूमन पॉपुलेशन होता है। ठीक है, इसके बाद डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी रेट। अगर मरने का रेट कम हो गया, सुनो, अगर हेल्थ केयर बहुत बढ़िया हो गया हमारे देश का, हमारे देश का जो हेल्थ केयर है वो बहुत बेहतरीन हो गया, कोई बीमार होता है तो कोई मरता ही नहीं है, उससे क्या होता है, उससे बेटा ऑटोमेटिकली हमारा जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाता है, बिकॉज हाई बर्थ रेट है और लो डेथ रेट है, इससे क्या होता है, हमारा पॉपुलेशन बढ़ जाता है। तो दूसरा कॉज है डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी रेट, इंप्रूवमेंट इन हेल्थ केयर, हेल्थ केयर इंप्रूव है, हमारे पास बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब कि हमारे पास बहुत बढ़िया तरीके से हेल्थ केयर है, सैनिटाइजेशन है, इस वजह से क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट, मरने वाला रेट कम हो गया। इसके बाद कल्चरल प्रेफरेंसेस, कल्चरल प्रेफरेंसेस, बहुत लोग ये मानते हैं कि हमारे फैमिली में चार, हर किसी के 4, बहुत लोग ना लार्ज फैमिली बनाना चाहते हैं, कि हम साथ है टाइप्स फैमिली बनाना चाहते हैं, जो जहां भी देखो वहां पे एक बच्चे मिल जाए। बहुत फैमिली का कल्चर रहता है कि भाई बड़ा फैमिली होगा अपने लोगों का, इसी वजह से पॉपुलेशन भी बढ़ता है। कल्चरल प्रेफरेंसेस के वजह से भी क्या होता है, पॉपुलेशन हम लोग बढ़ाते हैं। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ कॉज हो गया अर्ली मैरिज। अब देखोगे ना, किसी का बहुत जल्दी शादी हो जाता है ना बेटा, 18 साल की उम्र में या 16 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में शादी हो जाता है ना, तो बच्चे भी ज्यादा होते हैं, बच्चे भी ज्यादा होते हैं। अर्ली मैरिज के केस में क्या होता है, बच्चे भी ज्यादा होते हैं, ये प्रैक्टिकल है बेटा, प्रैक्टिकल है, मजाक नहीं कर रहा हूं। इससे क्या होता है, इससे पॉपुलेशन बढ़ जाता है, इससे पॉपुलेशन बढ़ जाता है। लीगल पॉइंट दिया हूं, इन सम रीजंस द प्रैक्टिस ऑफ अर्ली मैरिज, राजस्थान में होता होगा ये चीज, राजस्थान में होता होगा, बिहार में होता होगा, जहां पे कम उम्र में शादी वादी होती होगी ना, वहां पे बच्चे लोग ज्यादा आते हैं। इसके बाद लैक ऑफ एक्सेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, लिमिटेड एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग। सुनो, किसी को ना फैमिली प्लानिंग से कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई बोलता है अरे छोड़ो फैमिली प्लानिंग, अपन करते हैं, बाद में पता चलता है कि उनको बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल रही है, उनके बच्चे को बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल रही है। 4 5 6 7 8 9 10 किए जाते हैं, करे जाओ, तो लैक ऑफ एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन। इसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर मतलब इन रूरल एरियाज लार्जर फैमिलीज आर ऑफन सीन एज इकोनॉमिक असेट। मतलब सीधा सा बात है, रूरल एरिया में ना, मतलब गांव दिहाड़ी वाला एरिया में ना, ये मान्यता होती है कि हमारा जितना वारिस रहेगा, जितने बच्चे रहेंगे, उतना अच्छा रहेगा, उतना हम लोग लेबर खटा पाएंगे। सिंपल सा बात है, वो लोग क्या बोलते हैं कि हमारे पास एक बीघा का लैंड है, उस 1 बीघा का लैंड में मजदूर ना लाना पड़े, इसलिए हम लोग अपने घर की खेती उपजा देंगे, हम लोग अपने बच्चे से ही खटवाएंगे, इसीलिए बच्चा पैदा करो। सीधा सा बात है, इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से भी ऐसा होता है कि हमारे पास अगर 1 बीघा लैंड है, तो 1 बीघा लैंड में हमारे बच्चे ही मेहनत करेंगे, कोई किसी लेबर को हम लोग हायर नहीं करेंगे, सीधा सा बात है, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन एनवायरनमेंट। क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट पर, क्या इंपैक्ट पड़ता है इसका, ह्यूमन पॉपुलेशन के ग्रोथ का एनवायरनमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। सबसे पहले तो हैबिटेट लॉस, इससे क्या होता है, एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो एक्सपांड करता है, अर्बनाइजेशन एक्सपांड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांड करता है, तो हैबिटेट जो है ना, ये जो हमारा पर्यावरण है ना, उसका बहुत नुकसान होता है। डिफॉरेस्टेशन हो जाता है,
ज्यादा खाने वाले लोग रहेंगे तो ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड बनाना पड़ेगा, अर्बनाइजेशन ज्यादा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज्यादा होगा। इस वजह से क्या होता है, जंगल का ना भाई खात्मा होता जा रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि भाई डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और जंगल्स खत्म होते जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ खत्म होते जा रहे हैं, प्लांट स्पीसीज खत्म होते जा रहे हैं, इन्वायरमेंट खत्म होता जा रहा है, हैबिटेट लॉस हो रहा है बेटा, हैबिटेट लॉस हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हैबिटेट लॉस हो रहा है। इसके बाद क्लाइमेट चेंज का इशूज भी इसी वजह से आ रहा है। मोर पीपल मीन्स हाई एनर्जी कंजम्पशन, जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे, उतना ज्यादा व्हीकल चलेगा, और व्हीकल चलेगा तो कार्बन एमिशन होंगे, कार्बन एमिशन होंगे तो बेटा क्लाइमेट चेंज के इशूज और बढ़ जाएंगे। क्लियर है, जितने लोग रहेंगे उतना हाई एनर्जी कंजम्पशन होगा, और जितना हाई एनर्जी कंजम्पशन होगा उतना ज़्यादा व्हीकल चलेगा। जितना लोग गाड़ी खरीदेंगे उससे निकलने वाली जो धुआं है वो कार्बन छोड़ता है ना, कार्बन गैस को छोड़ता है ना, और कार्बन गैस को अगर छोड़ेगा इससे क्या होगा बेटा, इससे क्लाइमेट चेंज का इशूज बढ़ जाएगा। ये क्या है, ये ह्यूमन पॉपुलेशन का इंपैक्ट है, ह्यूमन पॉपुलेशन का इंपैक्ट एनवायरनमेंट पर, इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन एनवायरनमेंट। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ का इंपैक्ट एनवायरनमेंट पर किस किस तरीके से पड़ता है। सबसे पहले तो हैबिटेट लॉस हो जाएगा, जंगल का नामो निशान मिट जाएगा, जंगल का नामो निशान मिट जाएगा। उसके बाद क्लाइमेट चेंज का इशू बढ़ जाएगा, क्लाइमेट चेंज का इशू बढ़ जाएगा। उसके बाद सॉइल डिग्रेडेशन, वो जो सॉइल का जो क्वालिटी रहता है ना, सॉइल अपना क्वालिटी खो देगा, फर्टिलिटी लूज कर देगा। इंटेंसिव फार्मिंग, अगर आप एक ही खेत में बार बार इंटेंसिव फार्मिंग करोगे, पेस्टिसाइड्स डालोगे, केमिकल डालोगे, उससे क्या होगा कि उससे फर्टिलिटी लूज कर देगा सॉइल, उससे सॉइल इरोशन भी होगा और उससे डिजर्टिफिकेशन भी होगा। जितने ज्यादा खाने वाले लोग रहेंगे उतना ज्यादा अनाज का डिमांड तो बढ़ेगा ना भाई, खाने वाले लोग ज्यादा है तो अनाज का डिमांड तो बढ़ेगा ना भाई। अनाज का डिमांड बढ़ा, लोग डिमांड किए, और लोग के डिमांड के चक्कर में हमने पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर दिया, केमिकल का इस्तेमाल कर दिया। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो सॉइल है बेटा, इससे हमारा सॉइल डिग्रेड कर गया, डिग्रेड। इससे सॉइल इरोशन होता है, लॉस ऑफ फर्टिलिटी होता है, डिजर्टिफिकेशन भी होता है। क्लियर है। इसके बाद क्या होता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब हमारा पर्यावरण का भी तो नुकसान हो रहा है। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस हैं वो सारे रिसोर्सेस धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। हमारा फ्यूचर जनरेशन कौन सा रिसोर्सेस को यूज करेगा ये बताओ। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हमारा जो ये वातावरण है, हमारा जो इकोसिस्टम है वो खत्म होता जा रहा है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड एनवायरमेंटल चेंजेस कैन लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीसीज एंड लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, डिसरप्टिंग इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। हम लोग बहुत सारे स्पीसीज को ऑलरेडी खो चुके हैं और खो रहे हैं बेटा। हम लोग अपने सारे के सारे बायोडाइवर्सिटी को खो रहे हैं। क्लियर है। इसके बाद भाई बहुत कचरा भी फैलाते हैं, बहुत पोल्यूशन भी होता है। ह्यूमन पॉपुलेशन जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा पोल्यूशन भी होगा। सुनो, अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो पोल्यूशन भी बढ़ेगा ना। चलो आ जाओ। आप भी बहुत मेहनत किए हो, ठीक है। मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप भी मेहनत कर रहे हो, मानता हूं, ठीक है। मैं मानता हूं आप लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हो, मेहनती बच्चे हो आप। आ जाओ पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत करेंगे लेकिन सफल होंगे अपने, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, पोल्यूशन। हायर पॉपुलेशन डेंसिटी रिजल्ट इन इंक्रीज्ड वेस्ट, मतलब कि प्रोडक्शन, एयर एंड वाटर पोल्यूशन एंड ग्रीन हाउस एमिशन, वो कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। सो इससे क्या होता है, इससे पोल्यूशन भी होता है। रिसोर्स डिप्लेशन, इससे हमारा रिसोर्स भी डिप्लेट होता है, रिसोर्स भी हम लोग डिप्लेट कर रहे हैं, जैसे वाटर, मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स एंड टिम्बर्स। तो पॉपुलेशन बढ़ने का बहुत सारे इशूज है, एनवायरनमेंट में बहुत सारे इशूज है। आपको 5 याद करना है सिर्फ। आपको कितने याद करना है बेटा, आपको सिर्फ और सिर्फ 5 याद करना है। 5 पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, 5 पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा। क्या क्या याद करेंगे बताइए। हैबिटेट लॉस, दूसरा क्लाइमेट लॉस, फिर थर्ड सॉइल डिग्रेडेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एंड फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है सर पोल्यूशन। सिक्स्थ क्या है, रिसोर्स डिप्लेशन। बहुत सारे नुकसान करते हैं ये तुच्छ मनुष्य, हम जैसे तुच्छ मनुष्य की वजह से इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो भाई अब से पॉपुलेशन ज्यादा तुम क्रिएट मत करना।
आप लोग मत क्रिएट करना पॉपुलेशन। आगे आगे अब हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। कौन कौन से ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है जिससे ह्यूमन हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ता है? कौन कौन से ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है जिसका इंपैक्ट, जिसका अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ पर पड़ता है? आइए, सबसे पहले एयर क्वालिटी। सबसे पहले क्या आ गया? एयर क्वालिटी। जैसे कि व्हीकल्स, जैसे गाड़ी से या इंडस्ट्रीज से या कोई दूसरा सोर्सेस से जो धुआं आता है ना, जो वो एयर क्वालिटी आता है ना, उससे ह्यूमन हेल्थ पर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। यहां पे क्या लिखा हुआ है सर? पॉल्यूशन फ्रॉम व्हीकल, इंडस्ट्री एंड अदर सोर्सेस कैन लीड टू रेस्पिरेटरी इशू। सांस लेने में दिक्कत हो सकती है तुमको, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है एयर क्वालिटी की वजह से। अगर पुअर एयर क्वालिटी रहेगी तो एक ह्यूमन का हेल्थ पर बहुत बुरा इफेक्ट करेगा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? इसके बाद लिखा हुआ है वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड वाटर यानी गंदा वाटर अगर रहेगा तो गंदा वाटर से क्या होगा कि वो गैस्ट्रोनॉस्ट्रल डिजीजेस हो जाएगी, मतलब इन्फेक्शन हो जाएगी या अदर हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब गंदा वाटर, अरे एसिडिटी इशू ज्यादा होगी या गैस्ट्रिक वाला प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर तुम गंदा वाटर पियोगे ना, गंदा पानी पियोगे, अगर तुम क्लीन वाटर नहीं पियोगे तो गंदा वाटर पियोगे, उससे क्या होगा? गैस्ट्रिक इश्यूज हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है और दूसरे दूसरे हेल्थ इश्यूज भी तुमको हो सकता है। तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज क्रूशियल फॉर हेल्थ, इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। हमेशा साफ पानी पीना चाहिए, एकदम साफ सुथरा पानी जब पियोगे तब जाके तुम्हारा हेल्थ जो है वो काम देगा। ठीक है, तो वाटर क्वालिटी। दूसरा है वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी की वजह से भी ह्यूमन हेल्थ अफेक्ट करता है, ह्यूमन हेल्थ अफेक्ट करता है। इसके बाद क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी ह्यूमन हेल्थ अफेक्ट करता है। क्लाइमेट चेंज कैन लीड टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, हीट वेव्स। क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट वेव्स आता है। हीट वेव्स जब आता है तब चेहरे पर कालेपन आ जाती है। जैसे मेरे चेहरे पर देखो, जब हीट वेव्स आता है तो चेहरे पर कालेपन आ जाती है और बहुत सारा स्किन डिजीजेस हो जाता है। ठीक है, इलनेस हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, बड़े बड़े होते हैं। तो ये सब क्यों होता है? ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से होती है। क्यों होती है? सब क्लाइमेट चेंज की वजह से होती है। फोर्थ हो गया सैनिटाइजेशन। अगर आप प्रॉपर सैनिटाइजेशन मेंटेन नहीं करोगे ना तो इससे क्या होता है? इससे आपका इन्फेक्टियस डिजीजेस आ जाता है, इन्फेक्शंस आ जाता है। वर्स, अगर आप प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजेशन नहीं करोगे, पुअर सैनिटाइजेशन कैन रिजल्ट इन द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्टियस डिजीजेस एंड इंपैक्ट ओवरऑल हेल्थ। आपका हेल्थ पर इंपैक्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद नॉइस पोल्यूशन। अजय, अरे वो जो काली पूजा, दुर्गा पूजा में जो बजता रहता है इतना बड़ा बड़ा बॉक्स, ये बॉक्स तुम्हारे कानों पर इंपैक्ट करता है। ये बॉक्स की वजह से तुम्हारे कानों पर इंपैक्ट करता है। नॉइस पोल्यूशन बहुत ही बड़ा केस है, नॉइस पोल्यूशन। इसके बाद नेचुरल डिजास्टर, जैसे फ्लड हो गया, हरिकेन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ये सब क्या कर सकता है? ये सब इंजरी दे सकता है, स्प्रेड डिजीजेस को स्प्रेड कर देगा और डिसरप्ट हेल्थ सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी आपका बहुत नुकसान हो सकता है मेरे दोस्तों। क्लियर है? तो देखो हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, शांति से देख लो। एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। कौन कौन से ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर है जो ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करेंगे? जैसे एयर क्वालिटी। अगर एयर का बहुत बढ़िया क्वालिटी नहीं रहा, हवा का क्वालिटी अच्छा नहीं रहा, क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकता है, हम लोग को बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं। वाटर का अगर अच्छा क्वालिटी नहीं रहा तो क्या हो सकता है? हम लोग को गैस्ट्रिक वाला डिजीज हो सकता है, गैस्ट्रिक वाला डिजीज, अदर हेल्थ इश्यूज हो सकता है। क्लीन वाटर हम लोग को पीना चाहिए। क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है? हीट वेव्स आ जाता है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, बहुत सारे स्किन इश्यूज हो जाते हैं, इलनेस हो जाता है क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसके बाद हम लोग ने पढ़ा सैनिटाइजेशन। प्रॉपर सैनिटाइजेशन अगर आप मेंटेन नहीं किए तो बहुत इन्फेक्शन वाला डिजीज आ जाता है हम लोग को, जैसे कोविड-19। कोविड-19 में जो सैनिटाइजेशन नहीं करते थे उसको इन्फेक्शन हो जाता था कि नहीं, बताइए? जी बिल्कुल। इसके बाद नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन की वजह से हेयरिंग लॉस हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, हमारा हार्ट अटैक हो सकता है नॉइस पोल्यूशन से। इसके बाद नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर क्या करता है सर? इंजरी, स्प्रेड डिजीजेस, ये सब हम लोग को करता है। ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा। इसके बाद पढ़ेंगे रीसेटलमेंट एंड रिहैबिटेशन। रीसेटलमेंट एंड रिहैबिटेशन। अच्छा, इसको थोड़ा देर बाद पढ़ते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। आइए बेटा कंटिन्यू करते हैं भाई, कंटिन्यू करते हैं उसी जोश के साथ, उसी होश के साथ, उसी मोटिवेशन के साथ। आ जाओ, वापस से आ जाओ। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट?
अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रीसेटलमेंट एंड रिहैबिटेशन। ये 2-2 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा ही पूछेगा। भाई कोई भी शिफ्ट में पूछ सकता है, 5 मार्क्स का एक ही बार में पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रीसेटलमेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिहैबिटेशन। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से लर्न करना पड़ेगा बेटा। रीसेटलमेंट और रिहैबिटेशन क्या होता है जरा समझने की कोशिश करो। सबसे पहले रीसेटलमेंट को आओ रीड करते हैं, क्या लिखा हुआ है देखो। Resettlement involves reallocating individual or communities from the original location to a new area। मान लो मैं लॉर्ड्स बेकारी मोड़ में रहता हूं, मैंने इतना हिंट दे दिया, मैं लॉर्ड्स बेकारी मोड़ में रहता हूं। अब भाई गवर्नमेंट ने बोला, ममता दीदी ने आके बोला कि এখানে আমরা রেলওয়ে স্টেশন বানাবো, এখানে আমরা রেলওয়ে স্টেশন বানাবো, সো এই এরিয়াটা আমাকে ভাঙতে হবে, এই এরিয়াটা আমরা सर এই এরিয়াটা আমাকে ভাঙতে হবে। तो उसके वजह से जो लोग लॉर्ड्स बेकारी मोड़ में रह रहे थे ना बेटा, उनको ना सेटल करना पड़ेगा। ममता दीदी ने बोला कि আমরা তোমাকে একটা কাজ করব, আলাদা জায়গা দিয়ে দেব। यानी गवर्नमेंट बोल रहा है कि এখানে আমরা रेलवे स्टेशन बनाबो। हमको भी पता है रेलवे स्टेशन सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, लेकिन मैंने एग्जांपल दिया तुमको। मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एक प्रोजेक्ट है रेलवे स्टेशन बनाने का, लॉर्ड्स बेकारी मोड़ के सामने वो रेलवे स्टेशन बनाना चाहता है। तो उसके आसपास जितना भी घर है बेटा, सारा घर जो टूटेगा, उसके बदले जो लोग वहां पे रहता था उनको कोई दूसरा लोकेशन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मान लो हम लोग को माजरहाट में शिफ्ट कर दिया गया, मान लो हम लोग को माजरहाट में जो है शिफ्ट कर दिया गया, इसको बोलेंगे रिसेटलमेंट। इस प्रोसेस को बोलेंगे रिसेटलमेंट, इस पद्धति को बोलेंगे रिसेटलमेंट। तो रिसेटलमेंट मतलब क्या हो गया? रिसेटलमेंट इन्वॉल्व्स रीअलोकेटिंग इंडिविजुअल और कम्युनिटीज फ्रॉम देयर ओरिजिनल लोकेशन टू द न्यू एरिया। यानी एक कम्युनिटी को या एक इंडिविजुअल को ओरिजिनल लोकेशन से न्यू एरिया में आप अगर शिफ्ट कर दोगे तो उसको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रीसेटलमेंट। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रीसेटलमेंट। दिस प्रोसेस इज टिपिकली नेसेसरी व्हेन देयर करंट लैंड और हैबिटेट इज बीइंग ऑल्टरेड और यूज्ड फॉर द पर्पस लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, माइनिंग, कंजर्वेशन। अगर उनका लैंड का यूज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में होने वाला है, माइनिंग में होने वाला है या कंजर्वेशन में होने वाला है, यानी गवर्नमेंट क्या करने वाली थी? गवर्नमेंट रेलवे स्टेशन बनाने वाली थी, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने वाली थी। सर अगर गवर्नमेंट आपका लैंड का कुछ अलग यूज करने वाली है फॉर कमर्शियल पर्पस या कुछ भी, तो आपका जो वो एरिया रहेगा वो आपको छोड़ना पड़ेगा और गवर्नमेंट उसके बदले में न्यू एरिया आपको अलॉट करेगी। बेटा मैं लॉर्ड्स बेकारी मोड़ में रहता था, लेकिन वहां पे मान लो स्टेशन बन रहा है, वहां पे रेलवे स्टेशन बन रहा है, तो रेलवे स्टेशन बनने की जगह पे वो जो जगह टूटेगा, वो जो जगह तोड़ फोड़ की जाएगी, उसके बदले में जो मेरे को माजरहाट में शिफ्ट कर दिया गया, उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं बोलूंगा बेटा रीसेटलमेंट। उसको मैं क्या बोलूंगा? रीसेटलमेंट। समझो, रीसेटलमेंट। तो रीसेटलमेंट में क्या क्या होता है? रीसेटलमेंट में क्या क्या होता है देखिए, की एस्पेक्ट ऑफ रीसेटलमेंट इंक्लूड्स। रीसेटलमेंट में होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू साइट्स। सबसे पहले आप नया नया जगह को आइडेंटिफाई करते हो, फाइंडिंग सुटेबल न्यू लोकेशन फॉर डिस्प्लेस्ड पीपल। सबसे पहले आप नया नया लोकेशन को, नया नया जगह को आइडेंटिफाई करते हो, क्लियर है? इसके बाद आप कंपेंसेशन प्रोवाइड करते हो। सुनो, सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करेगी? सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करेगी? हमारे लिए एक नया लोकेशन खोजेगी, जो कि क्या था? माजरहाट। सबसे पहले हमारे लिए एक लोकेशन खोज दिया गवर्नमेंट ने, उसके बाद गवर्नमेंट कुछ पैसे भी हमको देगी, कुछ पैसे भी हमको देगी, हमारे लिए चेंज तो कर देगी, हमारा एरिया तो चेंज कर देगी। लेकिन कोई बोला कि আমরা এখনো যাব না, কেন যাব? আমরা এই এরিয়াটাকে ছেড়ে কেন যাব? এখানে তো সবকিছু अवेलेबल ছিল। আমরা এই এরিয়াটা ছেড়ে যাব না, আমি লর্ডস বেকারি মোড়টা ছেড়ে যাব না, আমাদের লর্ডস বেকারি মোড়টা আমার প্রাণ, আমার জান, আমরা যাব না মাজারহাট। इसके लिए गवर्नमेंट आपको कंपेंसेशन भी देती है बेटा, कंपेंसेशन भी देगी, कुछ रोकड़ा भी देगी, कुछ पैसा भी देगी, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल और मटेरियल कंपेंसेशन फॉर द लॉस्ट प्रॉपर्टी एंड लाइवलीहुड। क्लियर है? इसके बाद क्या होता है? प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन। प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन, जहां आप सेटल हुए हो वहां पे गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि वहां पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटा उपलब्ध है या नहीं है।
प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है? जहां पे आप सेटल हुए हो, जैसे कि मैं माजरहाट में सेटल हुआ, माजरहाट में मेरे को एलोकेट कर दिया गया, एक फ्लैट दे दिया गया, वहां पे गवर्नमेंट ये देखेगी कि वहां पे एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, यानी हाउसिंग है, स्कूल्स है, हेल्थ केयर फैसिलिटी है या नहीं है। नहीं है तो वो इंप्लीमेंट करवाएगी, प्लान करेगी वहां पे भी अच्छा बनाना है ना गवर्नमेंट को। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद कम्युनिटी एंगेजमेंट। सो वहां के कम्युनिटी के साथ हम लोग को एंगेज करवा के भी देगी, वहां के कम्युनिटी के साथ हम लोग को एंगेज भी करवा के देगी गवर्नमेंट। इन्वॉल्विंग अफेक्टेड कम्युनिटीज इन द प्लानिंग प्रोसेस टू एड्रेस देयर नीड्स एंड प्रेफरेंस। हम लोग के नीड्स के बारे में जानेगी, प्रेफरेंस के बारे में जानेगी। ठीक है, तो रीसेटलमेंट मतलब क्या होता है? रीसेटलमेंट इन्वॉल्व्स रीअलोकेटिंग इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज फ्रॉम द ओरिजिनल लोकेशन टू ए न्यू एरिया। अगर मेरे को ओरिजिनल लोकेशन से नया एरिया में शिफ्ट कर दिया जा रहा है तो उसको मैं बोलूंगा रीसेटलमेंट। उसको मैं क्या बोलूंगा? रीसेटलमेंट। रीसेटलमेंट के कितने स्टेप्स? 4 स्टेप्स। सबसे पहले क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू साइट्स। सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करता है? न्यू साइट्स का आइडेंटिफाई करता है। इसके बाद गवर्नमेंट हम लोग को कंपेंसेशन प्रोवाइड करता है। इसके बाद क्या करता है गवर्नमेंट? प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग करता है, इंप्लीमेंट करता है, प्लानिंग करके इंप्लीमेंट करता है। इसके बाद कम्युनिटी एंगेजमेंट। ठीक है, ये सब समझ गए आप लोग? चलिए आगे, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब पढ़ने वाले हैं रिहैबिटेशन। हेलो, आप लोग एग्जिस्ट कर रहे हो ना भाई? सर मेहनत करा रहे हो आप। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिहैबिटेशन। क्या पढ़ने वाले हैं सर? रिहैबिटेशन। आइए आइए जी आइए, रिहैबिटेशन। तो रिहैबिटेशन का मतलब क्या होता है? रिहैबिटेशन फोकसेस ऑन सपोर्टिंग इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज इन एडजस्टिंग टू देयर न्यू एनवायरनमेंट एंड रिस्टोरिंग देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। रिहैबिटेशन ये सपोर्ट करता है कि इंडिविजुअल जो नया एरिया में शिफ्ट हुआ है, मैं जो ये माजरहाट में शिफ्ट हुआ हूं, तो वहां पे मैं सही से रह रहा हूं या नहीं रह रहा हूं, इस चीज का एश्योरेंस, इस चीज का इंश्योरेंस को बोलते हैं रिहैबिटेशन। रिहैबिटेशन फोकसेस ऑन सपोर्टिंग इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल्स को हम न्यू एरिया में शिफ्ट कर दिए हैं, जो इंडिविजुअल को हम नया एरिया में शिफ्ट कर दिया है, क्या वो सही तरीके से अपना जीवन जी रहा है या नहीं जी रहा है, उसको सपोर्ट करना, उसको उस लेवल का क्वालिटी ऑफ लाइफ देना। मेरे को जो लॉर्ड्स में मिल रहा था उस लेवल का क्वालिटी ऑफ लाइफ देने का कोशिश करेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रिहैबिटेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रिहैबिटेशन। इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक सपोर्ट। सीधा सा बात है, पैसे से हम लोग सपोर्ट देंगे। अरे गवर्नमेंट क्या करेगी? आपको रिसोर्स देगी, आपको असिस्टेंस देगी, आपको हेल्प करेगी कि किसी भी तरीके से आप वहां पे बस जाओ। जहां से शिफ्ट होके जहां पर नया एरिया में जो अलोकेट किया है, गवर्नमेंट ट्राई करेगी कि आपको इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। इकोनॉमिक सपोर्ट मतलब प्रोवाइडिंग रिसोर्सेस एंड असिस्टेंस टू हेल्प इंडिविजुअल रीगेन देयर लाइवलीहुड सच एज जॉब ट्रेनिंग एंड एग्रीकल्चरल सपोर्ट। आपको वही चीज वापस से मिल पाए, जॉब ट्रेनिंग, एग्रीकल्चरल सपोर्ट, वापस से वही चीज मिल पाए, ये ट्राई करेगी गवर्नमेंट। सोशल सपोर्ट देने की ट्राई करेगी। सोशल सपोर्ट मतलब क्या होता है? ऑफरिंग सर्विसेज टू एड्रेस सोशल नीड्स। जैसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट देगी या कम्युनिटी बिल्डिंग देगी। किसी भी तरीके से आप लोगों को एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, आप लोगों को एक गोकुल धाम सोसाइटी की तरह चाहिए, आप लोगों को एक सोशल सपोर्ट की भी नीड रहती है, तो गवर्नमेंट ट्राई करेगी कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड करे एंड कम्युनिटी बिल्डिंग भी आपको प्रोवाइड करे। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। गवर्नमेंट आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप कराएगी, उस जगह का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी गवर्नमेंट करवाएगी। गवर्नमेंट ये एश्योर करेगी कि वहां पे हाउसिंग, वहां पे मेडिकल फैसिलिटी प्रॉपर मिल रहा है। ये गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि वहां पे सारा का सारा फैसिलिटी है या नहीं है। समझ पा रहे हो ना? इसके बाद गवर्नमेंट का ये भी धर्म रहेगा मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन मतलब कॉन्टिन्यूअसली एक्सेसिंग द आउटकम्स ऑफ रीसेटलमेंट एंड रिहैबिटेशन एफर्ट्स टू इंश्योर दे मीट्स द नीड ऑफ द डिस्प्लेस्ड पीपल। तो बार बार कंटिन्यूअसली मॉनिटर करती रहेगी कि क्या ये लोग संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, इन लोगों का कुछ नीड्स एंड प्रेफरेंसेस फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो रीसेटलमेंट मतलब क्या होता है? एक इंसान को एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट करना। रिहैबिटेशन मतलब क्या होता है? रिहैबिटेशन मतलब होता है कि वो जो कम्युनिटी को मैंने शिफ्ट किया है, क्या वो वहां पे सही तरीके से अपना जिंदगी बिता पा रहा है या नहीं बिता पा रहा है, उसको एडजस्ट कराना, उसको उस माहौल में एडजस्ट कराने को हम लोग बोलते हैं रिहैबिटेशन। क्लियर है?
ओके सर, आगे आगे हम लोग बहुत सारे मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? बहुत सारे आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जो इन्वायरमेंट की वजह से जो सारे आंदोलन हुए थे, उन सारे आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उन सारे आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? बहुत सारे आंदोलन के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो मूवमेंट पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं बिश्नोई मूवमेंट। बिश्नोई मूवमेंट, इसका पूरा का पूरा कहानी हम सुनाएंगे अभी, एकदम पढ़ के रीड करके सुनाएंगे आपको, ठीक है? आइए, शॉर्ट में खोज रहे हैं, शॉर्ट में कहीं पे है कि नहीं है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बिश्नोई मूवमेंट के बारे में। आइए, बिश्नोई मूवमेंट के बारे में। ये एक ऐसा आंदोलन था जो अमृता देवी नाम की लीडर ने स्टार्ट किया था, जो कि ये खेजारली राजस्थान इंडिया में शुरू हुआ था। एक्चुअली वहां का जो राजा था वो बड़ा बनराकस राजा था। बिश्नोई मूवमेंट के बारे में आपको एकदम डिटेल में बताएंगे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। देखिए, द बिश्नोई मूवमेंट स्टैंड्स आउट एज वन ऑफ द इंडियाज अर्लीस्ट ऑर्गेनाइज्ड एडवोकेट्स फॉर द इकोलॉजिकल कंजर्वेशन। तो इकोलॉजिकल कंजर्वेशन का सबसे पहला आंदोलन था बिश्नोई मूवमेंट। एनवायरनमेंट के बारे में सबसे पहला जो आवाज उठा था वो है बिश्नोई मूवमेंट। दोस्तों, बिश्नोई मूवमेंट जो था, यानी कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का सबसे बड़ा आंदोलन और सबसे पहला आंदोलन बिश्नोई मूवमेंट ही कहलाता है। जहां पे इकोलॉजिकल कंजर्वेशन का बात छिड़ा था, सेफ गार्डिंग वाइल्ड लाइफ का बात छिड़ा था, एम्ब्रेसिंग सस्टेनेबल लिविंग का बात छिड़ा था। द बिश्नोईज आर रिनोन्ड एज इंडियाज पियोनियरिंग एनवायरमेंटलिस्ट्स। तो बिश्नोईज जो थे वो बहुत ज्यादा प्रेमी थे, एनवायरमेंट के प्रेमी थे। बिश्नोई लोग जो थे, बिश्नोई लोग एक जाति का नाम है दोस्तों, जो राजस्थान में पड़ता है। तो बिश्नोई लोग जो थे वो बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट थे, ठीक है? डीपली रूटेड इन देयर लव फॉर नेचर। नेचर से उनको बहुत लव था। बिश्नोई लोग एक जाति थे जो एनवायरमेंट को बहुत प्रेम करते थे, प्यार करते थे। वो लोग एनवायरमेंट के प्रति आवाज उठाए थे, एनवायरमेंट का रक्षा करने का आवाज उठाए थे। क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, मैं आपको सब बताता हूं। देखिए क्या हुआ था। नोटेबली दे इंट्रोड्यूस ए ग्राउंड ब्रेकिंग स्ट्रैटेजी फ्रॉम ट्री हगिंग फॉर प्रोटेक्शन सिंबलाइज्ड ऑफ अमृता देवी फेमस एक्ट। तो इस आंदोलन का सबसे मेन लीडर का नाम था अमृता देवी। ये आंदोलन का सबसे मेन लीडर का नाम था अमृता देवी। तो ये आंदोलन कहां से स्टार्ट हुआ था जरा आप समझिए मेरे। ये जो बिश्नोई मूवमेंट है, ये जो बिश्नोई मूवमेंट, ये कहां से स्टार्ट हुआ था, ये आंदोलन कैसे स्टार्ट हुआ था? तो यहां पे लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द 1730s किंग अभय सिंह ऑफ जोधपुर ऑर्डर्ड द फेलिंग ऑफ ट्रीज इन खेजारली विलेज फॉर द पैलेस कंस्ट्रक्शन। तो 1730 की बात है। अभय सिंह राजा था जोधपुर का ना राजा अभय सिंह ने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि ये सैनिक सारे के सारे ट्रीज को काटो। ये जो खेजारली विलेज है, खेजारली विलेज के सारे पेड़ को काट दो, वहां पे मेरा पैलेस बनेगा। और खेजारली विलेज में बिश्नोई लोग रहते थे, बिश्नोई जाति के लोग रहते थे। वो लोग आंदोलन कर दिए कि नहीं भाई, पेड़ तो नहीं कटेगो, सॉरी हम लोग एनवायरमेंटलिस्ट हैं, पेड़ तो नहीं कटेगो, प्राण ले लो लेकिन जान ले लो, लेकिन पेड़ नहीं काटने देंगे। अभय सिंह ने ये ऑर्डर दिया 1730 में कि हम पैलेस बनाना चाहते हैं, ये खेजारली विलेज में हम पैलेस बनाना चाहते हैं। और खेजारली विलेज में बिश्नोई समुदाय के लोग रहते थे, बिश्नोई कास्ट के लोग रहते थे जो एनवायरनमेंट को पूजते थे। और खेजारली विलेज के सारे पेड़ जब कट जाएंगे और जब राजा के पैलेस बन जाएंगे तब तो बहुत गुस्सा हो जाएगा ना। इसीलिए प्रोटेस्ट हुआ था, ये मूवमेंट हुआ था, आंदोलन हुआ था कि पेड़ नहीं कटने देंगे, प्राण ले लो, जान ले लो, पेड़ नहीं कटने देंगे। इन डिफेंस अमृता देवी ब्रेवली कन्फ्रंटेड द सोल्जर्स। तो अमृता देवी तो लीड कर रही थी ये मूवमेंट पर, तो अमृता देवी ने ब्रेवली इसका मुकाबला किया। नहीं, हम किसी भी हालत में ये खेजारली विलेज का पेड़ नहीं कटने देंगे, हमारे साथ पूरा बिश्नोई समाज है। और बिश्नोई समाज एनवायरमेंटलिस्ट थे। तो ये सबसे जो पहला एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का ये मूवमेंट था। क्लिंगिंग टू द ट्रीज टू सेव देम, हर डॉटर असू, रत्नी एंड भागू ज्वाइंड हर। तो ये जो अमृता देवी की जो बेटी लोग थी ना, बेटी लोग भी उस आंदोलन में हिस्सा लिए कि माँ मैं आपके साथ हूं। आप सही बोल रहे हो, आप लीड कर रहे हो तो आप सही बोल रहे हो जी, बिल्कुल
पेड़ नहीं कटने देंगे। एंड द बिश्नोई कम्युनिटी रैलीड, जितना भी बिश्नोई समाज के लोग थे जो एनवायरनमेंट को प्रेम करते थे, प्यार करते थे, वो लोग भी साथ दिए इसमें कि नहीं सच में एनवायरनमेंट को तो हम लोग पूजा करते हैं, एनवायरनमेंट को तो हम लोग भगवान मानते हैं, तो एनवायरनमेंट को हम नुकसान नहीं होने देंगे। खेजारली विलेज का कोई भी पेड़ नहीं कटेगा, राजा का आदेश नहीं माना जाएगा, राजा को पैलेस नहीं बना जाएगा। सीधा सा बात है। एनसर्कलिंग द ट्रीज विद देयर आर्म्स, सीधा सा बात है, सारा का सारा ट्रीज में ना घेर लिए वो लोग जो थे, अमृता देवी, उनकी बेटी लोग, ये जो बिश्नोई कम्युनिटी जो थे, वो सारे के सारे पेड़ को ना भाई घेर लिए कि नहीं इसको कटने नहीं देंगे, इसको प्रोटेक्ट हम करेंगे, पहले हमारी जान ले लो, इसके बाद ये पेड़ काटना। ठीक है। सो डिस्पाइट द प्लियास द सोल्जर कंटिन्यूज टू कटिंग डाउन द ट्रीज। तो सोल्जर्स क्या किए, सोल्जर्स अपना काम कंटिन्यू रखे, कितना भी प्रोटेस्ट हुआ, कितना भी आंदोलन हुआ, लेकिन सोल्जर्स बात नहीं सुने। राजा के सोल्जर्स थे ना भाई, वो पेड़ को काटना चालू रखे, पेड़ को काटना वो चालू रखे। द बिश्नोईज ऑपोजिशन स्ट्रीम्ड from the cultural belief rooted in the sex principle which stressed trees protection and wildlife conservation. Additionally, the rural livelihood dependent on forest for fuel wood and fodder. इसके बाद क्या हुआ, बिश्नोईज फ्रॉम खेजारली एंड नियर बाई विलेजेस यूनाइटेड इन द एग्जेशंस। इसके बाद क्या हुआ कि बिश्नोई समाज के लोग और आसपास के विलेज के लोग भी साथ आ गए और ये लोग ने अपना प्राण का आहुति दे दिया। इस चक्कर में, ये ट्रीज के प्रोटेक्शन के चक्कर में 363 बिश्नोई जाति के 363 लोग, और ये जो अमृता देवी थी, अमृता देवी की जो डॉटर्स थी, वो लोग अपना प्राण की आहुति लगा दिए, वो लोग अपना प्राण दांव पे लगा दिए इस पेड़ के चक्कर में, इन पेड़ के चक्कर में, इन खेजारली विलेज के पेड़ के चक्कर में। तो 363 बिश्नोईज अपना प्राण दांव पे लगा दिए कि नहीं भाई ये खेजरी ट्री को हम तो काटने नहीं देंगे। खेजारली विलेज का जो ट्री होता था उसका नाम होता था खेजरी ट्री। तो ये खेजरी ट्री जो है इसको तो हम काटने कभी जिंदगी में नहीं देंगे, हमारी प्राण ले लो उसके बाद काट लो। सोल्जर्स कंटिन्यू किए, सोल्जर्स उनके प्राण ले लिए, जान ले लिए, उसके बाद काट दिए, लेकिन उनकी प्राण की आहुति देनी पड़ी। तो सबसे पहला मूवमेंट जो हुआ था उसको बोलते हैं बिश्नोई मूवमेंट। बिश्नोई मूवमेंट, जहां पे बिश्नोई जाति के लोग ने तहलका मचा दिया कि भाई पेड़ नहीं काटने देंगे, पेड़ नहीं काटने देंगे। ये कब हुआ था, ये हुआ था 1730 में। 1730 में लीडर कौन था, लीडर था अमृता देवी। बना बना के लिखना है भाई, बना बना के लिखना है, ठीक है, बना बना के लिखना है। रीजन क्या था, सी along with the 363 other बिश्नोई men and women sacrificed their lives to protect। सीधा सा बात है, अमृता देवी थी, उनकी डॉटर्स थी, और 363 बिश्नोई मैन एंड वुमेन अपना जान दांव पे लगा दिया कि भाई राजा का न्यू पैलेस तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन ये पेड़ नहीं कटने देंगे। राजा का न्यू पैलेस बनेगा या नहीं बनेगा हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पेड़ नहीं कटने देंगे। अगर ये पेड़ कटेगा तो सबसे पहले हमारी जान ले लो, उसके बाद ये पेड़ काटो। तो इन लोगों ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करके ये मूवमेंट को चालू रखा, इसलिए ये मूवमेंट रिनोन्ड मूवमेंट है और सबसे पहला वाला मूवमेंट है जहां पे एनवायरनमेंट के प्रति सबसे पहले जो है वो आंदोलन हुआ। अब पढ़ेंगे भैया चिपको मूवमेंट के बारे में, ये चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे चिपको मूवमेंट के बारे में। चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट को चिपको आंदोलन भी बोलते हैं और ट्री हंगर मूवमेंट भी बोलते हैं। चिपको मूवमेंट ऑल्सो नोन एज चिपको आंदोलन और द ट्री हंगर मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय बहुगुणा इन 1973। किसने स्टार्ट किया था सर, बहुगुणा स्टार्ट किया था इसको स्टार्ट इनिशिएट किसने किया था, बहुगुणा स्टार्ट किया था। कब, 1973 में ये चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और कहां स्टार्ट हुआ था, हिमालयास के फुट हिल्स में। हिमालयास के फुट हिल्स में ये चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ये क्या है क्या नहीं है सब बताऊंगा, रुको। यहां पे बोला क्या गया था, दिस वाज ए पीसफुल सोशल एंड एनवायरमेंटल कैंपेन इन्वॉल्विंग रूरल विलेजर्स। यहाँ पे रूरल विलेजर्स लोग थे, यहाँ पे रूरल विलेजर्स लोग थे। वुमेन्स लोगों के लिए ज्यादा था ये, ठीक है। वुमेन्स लोगों का आंदोलन ये ज्यादा था, वुमेन्स लोग इसके लिए ज्यादा लड़े थे। One of the most notable aspect of the Chipko Andolan was to collect mobilization of women to protect forest and a shift in the societal perception of self। सिंपल सा बात है, वुमेन लोगों के लिए ये ज़्यादा आंदोलन मैटर करता था बिकॉज वो लोग चाहते थे कि ये फॉरेस्ट से हम लोग डीपली कनेक्टेड है,
फॉरेस्ट को हम लोग बचा के रहेंगे, ये जंगल को कटने नहीं देंगे, ये जंगल को हम लोग बचा के रहेंगे। और इन लोगों को अपना नारी सम्मान भी आगे बढ़ाना था। इन लोगों को यह भी दिखाना था कि वुमेन्स लोग कितने इंडिपेंडेंट हैं, वुमेन्स लोग खुद भी आंदोलन कर सकते हैं। दिस नॉन वायलेंट मूवमेंट बिगिंस इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से बिगिन हुआ था ये, चमोली डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। ये नॉन वायलेंट मूवमेंट था। नॉन वायलेंट मूवमेंट मतलब जहां पे कोई हिंसा विंसा नहीं हो रहा था, ठीक है। ये नॉन वायलेंट मूवमेंट जो था ये उत्तर प्रदेश के चमोली डिस्ट्रिक्ट से बिगिन हुआ था एंड स्विफ्टली स्प्रेड अक्रॉस द इंडियन हिमालयास। इंडियन हिमालयास तक ये पूरा का पूरा आंदोलन गया। ये पूरा का पूरा जो आंदोलन है ये पूरा इंडियन हिमालयास तक गया। द प्राइमरी एम ऑफ द चिपको आंदोलन वाज टू सेफगार्ड हिमालयास स्लोप ट्री फ्रॉम बीइंग फेल बाय फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर। हुआ यूं था कि फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर जो था ना, फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर, ये आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ था मैं आपको बताता हूं। ये फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर लोग जो था ना, हिमालय के स्लोप ट्री को गिराना चाहते थे। हिमालयास पे जितने भी पेड़ है उन सबको काटना चाहते थे। तो उन्हीं के बारे में ये प्रोटेस्ट था कि नहीं, काटने नहीं देंगे। हिमालयास के जो फॉरेस्ट वाले जो ट्रीज है उनको हम काटने नहीं देंगे, उनको हम काटने नहीं देंगे। दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्ड रेस्टिंग लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन थ्रू non-violent resistance and satyagraha which entitle hugging and encircling trees to prevent their destruction for commercial purposes। मतलब जो ट्रीज का कमर्शियल पर्पस के यूज से आए थे, हिमालय के जो ट्री थे, हिमालयास पे जो ट्री थे वो काट के वो उस ट्री को बेचने वाले थे। वुमेन्स लोगों ने प्रोटेस्ट किया, नहीं नहीं, ये पेड़ को कटने नहीं देंगे और ये पेड़ को किसी को बेचने भी नहीं देंगे। ये पेड़ को कटने नहीं देंगे हम, और ये पेड़ को काट के किसी को बेचने भी नहीं देंगे। ये कमर्शियल पर्पस के लिए प्रिपेयर नहीं है। हम फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे, हम फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे, बचाएंगे। ये कौन से ईयर में हुआ था? ये जो चिपको मूवमेंट है ये 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में। 1973 में रीजन क्या था इसका? एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्ट इन फॉर फॉरेस्ट फ्रॉम डिफोरेस्टेशन। सीधा सा बात है, एनवायरमेंट का कंजर्व करना सबसे मेन मकसद था इसका, और फॉरेस्ट को बचाना, डिफोरेस्टेशन से फॉरेस्ट को अपना बचाना, डिफोरेस्टेशन से जो है फॉरेस्ट को बचाना, ठीक है। लीडर का नाम क्या था? लीडर का नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। लीडर लोगों का नाम देखो, सुंदरलाल बहुगुणा। दूसरा लीडर का नाम था गौड़ा देवी, गौड़ा देवी। तीसरा लीडर का नाम था सुदेशना देवी। चौथा इसका नाम था बचनी देवी। इसके बाद चांदे प्रसाद भट्ट। ये सब लीडर का नाम था। चिपको मूवमेंट का लीडर का नाम कितना था? सुंदरलाल बहुगुणा, गौड़ा देवी, सुदेशना देवी, बचनी देवी, चांदी प्रसाद भट्ट। क्लियर है? इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या बोला है? द चिपको मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, इंडिया। चमोली डिस्ट्रिक्ट से ये शुरू हुआ था। उत्तराखंड में जो पड़ता है चमोली डिस्ट्रिक्ट, वहां से ये जो है शुरू हुआ था। ये जो मूवमेंट है वो शुरू हुआ था। क्लियर है? क्या शुरू हुआ था सर? चिपको मूवमेंट शुरू हुआ था। चिपको मूवमेंट को चिपको आंदोलन भी बोलते हैं, ट्री हंगर मूवमेंट भी बोलते हैं, जो 1973 में स्टार्ट हुआ था, बहुगुणा में स्टार्ट हुआ था। और ये पीसफुल सोशल एनवायरमेंटल कैंपेन था जो कि वुमेन्स लोगों ने स्टार्ट किया था, पर्टिकुलरली अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी स्टार्ट किया था, और सीधा सा बात है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए स्टार्ट किया था। और डिफोरेस्टेशन जो हो रहा था, पेड़ जो कटा रहा था, हिमालयास के जो पेड़ कट रहे थे और पेड़ को काट के कमर्शियल पर्पज से यूज कर रहे थे लोग, उसका वही पेड़ को काट के बेच रहे थे पेड़ को। तो ये सब चीज के लिए प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है। अब बात करेंगे एनवायरमेंटल एथिक्स। एनवायरमेंटल एथिक्स क्या होता है? सुनिए, एनवायरमेंटल एथिक्स मतलब कि ह्यूमंस को अपने एनवायरमेंट के साथ कैसा इंटरेक्ट करना चाहिए और कैसा नहीं इंटरेक्ट करना चाहिए। एथिक्स का मतलब क्या होता है? एथिक्स का मतलब है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें बचपन से पता रहता है कि अच्छा काम क्या है और बुरा काम क्या है। सीधा सा बात है, एनवायरमेंटल एथिक्स का मतलब क्या है? एनवायरमेंट के साथ हमें किस तरीके से इंटरेक्ट करना चाहिए, यह हमें बताता है एनवायरमेंटल एथिक्स। हमें एनवायरमेंट के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करना चाहिए, यह हमें कौन बताता है? एनवायरमेंटल एथिक्स। व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू।
सीधा सा बात है, हम लोग अपने नेचुरल वर्ल्ड के साथ, इन्वायरमेंट के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करें, किस तरीके से ना करें, वो चीज़ हमें कौन बताता है? एनवायरमेंटल एथिक्स बताता है। वो चीज़ हमें कौन बताता है? एनवायरमेंटल एथिक्स बताता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एनवायरमेंटल एथिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन शुड इंटरेक्ट विद द नेचुरल वर्ल्ड। एनवायरमेंटल एथिक्स हमें यह बताता है कि किस तरीके से एक ह्यूमन को नेचुरल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, किस तरीके से एक मनुष्य को, किस तरीके से एक मानव को नेचुरल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। इट एक्सप्लोर्स द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वी हैव टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। ये बताता है कि हमारी क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एनवायरनमेंट के प्रति क्या क्या हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें एनवायरनमेंट के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। आपको पता होगा ना कैसा बर्ताव करना चाहिए। एनवायरमेंटल एथिक्स ये बताता है कि एक ह्यूमन को किस तरीके से एनवायरनमेंट के साथ बर्ताव करना चाहिए, किस तरीके से इंटरेक्ट करना चाहिए, किस तरीके से एनवायरनमेंट के साथ बिहेव करना चाहिए। एनवायरमेंटल एथिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन शुड इंटरेक्ट with the natural world. It explores the moral responsibility we have toward the environment, including how we use natural resources, treat animal, protect ecosystem. हमें किस तरीके से अपना इकोसिस्टम को बचाना चाहिए, हमें किस तरीके से अपना नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना चाहिए, हमें किस तरीके से एनिमल को ट्रीट करना चाहिए। ये सब तो बचपन से ही सीख के आए हो तुम। एथिक्स मतलब मैनर्स, एथिक्स मतलब मैनर्स। आपके पास क्या एथिक्स है या नहीं है? बहुत हौले लोग ऐसे हैं जिनके अंदर मैनर्स नहीं है, जो लोग कुछ भी बोल के चले जाते हैं। बहुत हौले लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करते हैं, उनको पता है कि एथिक्स क्या होता है। तो एनवायरनमेंट एथिक्स मतलब आप एनवायरनमेंट के साथ, आप अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, आप अपने नेचुरल वर्ल्ड के साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हो। एनवायरमेंटल एथिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन शुड इंटरेक्ट विद द नेचुरल वर्ल्ड। इट एक्सप्लोर्स द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वी हैव टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। यानी एनवायरनमेंट के प्रति हमारा क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरीके से हम नेचुरल रिसोर्सेज, किस तरीके से हम लोग एनिमल्स, किस तरीके से हम लोग इकोसिस्टम को प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। ये हमें कौन बताता है? एनवायरमेंटल एथिक्स बताता है। एनवायरमेंटल एथिक्स बताता है। आगे आगे और एक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है दोस्तों साइलेंट वैली मूवमेंट। साइलेंट वैली मूवमेंट, इसको बहुत कम ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है? जितना हम पढ़ाएंगे उतना आप पढ़ लीजिएगा। बस खत्म हो ही गया है, बस बस बस। आइए आइए जी, आइए। आ जाओ, अभी बात करते हैं हम लोग साइलेंट वैली मूवमेंट। ये और एक टाइप का एनवायरनमेंट है जो कि साइलेंट वैली में हुआ था। किसमें? साइलेंट वैली में हुआ था। आइए साइलेंट वैली मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। साइलेंट वैली मूवमेंट वाज ए मूवमेंट अगेंस्ट द स्टेट टू प्रोटेक्ट द साइलेंट वैली। पूरा का पूरा कंट्री के साथ ये आंदोलन छिड़ा था कि भाई साइलेंट वैली को बचाना है, अपना साइलेंट वैली को बचाना है। साइलेंट वैली कहाँ है सर? साइलेंट वैली है पलक्कड डिस्ट्रिक्ट ऑफ, मतलब कि केरला में। साइलेंट वैली है केरला में। एंड एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है। इसके लिए एक मूवमेंट हुआ था 1973 में। इसको बोलते हैं साइलेंट वैली मूवमेंट। इसको क्या बोलते हैं? साइलेंट वैली मूवमेंट। साइलेंट वैली वाज ए मूवमेंट अगेंस्ट द स्टेट टू प्रोटेक्ट द साइलेंट वैली एंड एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। साइलेंट वैली एक बहुत ही सुंदर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट था जो कि पलक्कड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में था। 1973 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था कि इस साइलेंट वैली को खत्म नहीं होने देंगे, इसको हम बचाएंगे, इसको हम प्रिजर्व करेंगे, ठीक है? It was started in 1973 to save the Silent Valley Reserve Forest from being flooded by the hydroelectric project। तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की वजह से ना फ्लड हो जा रहा था, उसमें बाढ़ आ जा रही थी। वो जो साइलेंट वैली है ना, उसमें बाढ़ आ जा रही थी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की वजह से। तो इस वजह से ये आंदोलन हुआ कि नहीं नहीं, साइलेंट वैली वैसे का वैसा ही रहेगा, इसको हम प्रिजर्व करेंगे, इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। ये सुंदर सा साइलेंट वैली जो है, इसको हम बचाएंगे, इसका हम रक्षा करेंगे। ये 1973 में ये एक मूवमेंट आया था जो कि पलक्कड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में आया था। साइलेंट वैली मूवमेंट वाज अ मूवमेंट अगेंस्ट द स्टेट टू प्रोटेक्ट द साइलेंट वैली एंड एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। बहुत अच्छा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट था जो कि कहाँ पे था सर? पलक्कड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ये मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में स्टार्ट हुआ था टू सेव द साइलेंट वैली रिजर्व फॉरेस्ट फ्रॉम बीइंग
फ्लडेड बाय द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से बचाने के लिए ये प्रोटेस्ट चालू हुआ था। ये प्रोटेस्ट चालू हुआ था। बेटा बहुत मेहनत हो रही है सीरियसली। ठीक है कोई बात नहीं, कर लेंगे कर लेंगे। आज 10 बजे भी क्लास होगा, आज 10 बजे भी इंग्लिश का क्लास होगा। मेरा टारगेट जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक हम मेहनत करते रहते हैं। क्लियर है? ठीक है। हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री यहां पे लिखा गया प्रिंटिंग मिस्टेक। हिस्ट्री पढ़ते हैं। साइलेंट वैली मूवमेंट का हिस्ट्री क्या था? साइलेंट वैली का हिस्ट्री क्या था? तो आइए, द ब्रिटिश नेम द एरिया साइलेंट वैली बिकॉज ऑफ द परसीव्ड एब्सेंस ऑफ द नॉइजी। तो ब्रिटिशर्स लोग ना इस वैली का नाम साइलेंट वैली रख दिया क्योंकि वहां पे ना नॉइज वॉइस नहीं था, वहां पे कोई नॉइज वॉइस नहीं था। तो ब्रिटिश के जमाने से ही इस वैली का नाम क्या रख दिया? साइलेंट वैली। द कुंजीपुत्रा इज ए मेजर रिवर दैट फ्लोज 15 किलोमीटर साउथ वेस्ट फ्रॉम द साइलेंट वैली। तो सिंपल सा बात है, वहां का जो मेजर रिवर है वो क्या है? कुंतीपुत्रा। कुंतीपुत्रा जो कि 15 किलोमीटर साउथ वेस्ट फ्लो करता है साइलेंट वैली से। इट टेक्स इन ओरिजिन टू द लस ग्रीन फॉरेस्ट ऑफ साइलेंट वैली। In 1928, the location of the Kuntiputra river was identified on the ideal site for the electricity generations. ठीक है? Initially, the decision was made to the British government to build a dam across the river which originated from the forest. सबसे पहले तो ये ब्रिटिश का डिसीजन था। सबसे पहले तो ये ब्रिटिश का मतलब कि डिसीजन था। In 1958, a study and survey of the area was conducted and a hydroelectric project was proposed to a Kerala State Electric Board. केरला स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड ने 1958 में एक सर्वे कंडक्ट किया कि क्या हम लोग यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्या हम लोग इस साइलेंट वैली में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस वजह से बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई। इस वजह से प्रोटेस्ट हुआ। इस वजह से क्या हुआ? इस वजह से बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, बहुत सारा मूवमेंट हुआ, बहुत सारा आंदोलन हुआ कि नहीं भाई, साइलेंट वैली को प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है। क्लियर है? तो बेसिकली आप लोग बेसिक आइडिया तो आ ही गया ना। बना बना के लिख दोगे ना आप लोग? लिख दोगे ना? बना बना के बताओ ना, लिख दोगे ना? साइलेंट वैली वॉज ए मूवमेंट अगेंस्ट द स्टेट टू प्रोटेक्ट द साइलेंट वैली। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में। कहा? ये था पलक्कड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। क्यों स्टार्ट हुआ था? क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चालू हुआ था, इसके वजह से फ्लड आ रहा था, इसके वजह से बाढ़ आ रहा था वहां पे। ठीक है? इसका पूरा हिस्ट्री लिख दीजिएगा, बस बात खत्म। अब बात करेंगे इको फेमिनिज्म। इको फेमिनिज्म वो कंसेप्ट है, बहुत सारा लड़की लोग, बहुत सारा फेमिनिस्ट लोग अपने एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को कनेक्ट कर रही है, अपने आप को कनेक्ट कर रही है कि हाँ भाई, जिस तरीके से वुमेन्स लोगों पे अत्याचार हुआ करता था उस तरीके से एनवायरनमेंट पे भी अत्याचार हुआ है। हम दोनों कनेक्टेड है। इको फेमिनिज्म ऑफ वे थिंकिंग दैट कंबाइंस एनवायरमेंटलिज्म एंड फेमिनिज्म। बहुत सारा फेमिनिस्ट लोग, बहुत सारा फेमिनिज्म, बहुत सारा फीमेल लोग ये अपने आप को कनेक्ट करती है एनवायरनमेंट से कि जिस तरीके से हमारे साथ अत्याचार हुआ है उस तरीके से एनवायरनमेंट के साथ भी आज तक अत्याचार होता हुआ आ रहा है। जिस तरीके से हमें चेंज की रिक्वायरमेंट है उस तरीके से एनवायरनमेंट को भी चेंज होना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इट एक्सप्लोर्स दैट द हाउ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर एंड ऑपरेशंस ऑफ द वुमेन आर कनेक्टेड है। किस तरीके से नेचर का जो एक्सप्लॉयटेशन है और वुमेन का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। इको फेमिनिज्म अपने आप को कनेक्ट करते हैं कि जिस तरीके से एनवायरनमेंट के साथ गलत हुआ है उस तरीके से हमारे साथ भी गलत हुआ है। एनवायरनमेंट के साथ गलत हुआ है तो हमारे साथ भी गलत हुआ है। आपस में अगर कनेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उस पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इको फेमिनिज्म। इको फेमिनिस्ट बिलीव दैट बोथ एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन एंड जेंडर इक्विटी आर रूटेड इन सिमिलर एटीट्यूड एंड सिस्टम ऑफ मतलब की पावर। इको फेमिनिज्म ये समझते हैं कि एनवायरनमेंट का जैसे डिस्ट्रक्शन हुआ वैसे ही हमारा लाइफ का डिस्ट्रक्शन किया ये मेंस ने पुराने जमाने में। जिस तरीके से एनवायरनमेंट को आगे नहीं बढ़ने दिया उस तरीके से हमें भी कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, हमें भी दबा के रखा गया, हमें भी ऐसे ही रखा गया। तो इस तरीके से ये क्या है? ये कंसेप्ट क्या है? इको फेमिनिज्म। बना बना के लिख दीजिएगा, बना बना के लिख दीजिएगा भाई, बना बना के लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इको फेमिनिज्म मतलब क्या है? इको फेमिनिज्म मतलब एनवायरनमेंट और फेमिनिज्म अपने आप को कनेक्टेड समझते हैं। इस पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इको फेमिनिज्म। आगे आप पढ़ने वाले हम लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन यानी बिग डैम मूवमेंट। बिग डैम मूवमेंट ये कहां पे हुआ था? ये नर्मदा रिवर के सामने हुआ था। नर्मदा रिवर के सामने हुआ था। नर्मदा रिवर के सामने हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि नर्मदा रिवर के सामने बहुत बड़ा बड़ा डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा था। वहां पे ना फार्मर्स लोग, नेटिव ट्राइब्स लोग, एनवायरमेंटलिस्ट लोग आंदोलन कर दिए कि नहीं नहीं, यहां पर अगर तुम डैम बनाओगे, यहां पर अगर तुम डैम बनाओगे तो हम रहेंगे कहां?
हमें तो सरकार ने घर भी नहीं दिया है। तो वहाँ पे जो आदिवासी लोग हैं या जो फार्मर्स लोग हैं या जो इन्वायरमेंटलिस्ट लोग हैं, वो लोग बोलने लगे कि हम लोग रहेंगे कहाँ अगर बड़े बड़े डैम बनाओगे। तो यहाँ पे देखो, एक बार पढ़ते हैं इसको। नर्मदा बचाओ आंदोलन एनबीए इज ए इंडियन सोशल मूवमेंट लेड बाय द नेटिव ट्राइब्स। नेटिव ट्राइब्स मतलब आदिवासी लोग ने यह आंदोलन किया था, वहाँ के फार्मर्स लोग ने, किसान लोगों ने यह आंदोलन किया था। इन्वायरमेंटलिस्ट यानी इन्वायरमेंट के जो प्रेमी लोग हैं वो लोग ये आंदोलन किया था, और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट लोग ने ये आंदोलन किया था अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ लार्ज डैम्स अंडर द नर्मदा डैम प्रोजेक्ट अक्रॉस रिवर नर्मदा। मतलब कि नर्मदा के सामने बहुत बड़े बड़े डैम्स बनाए जा रहे थे। वो डैम्स बनाने के चक्कर में ये नेटिव ट्राइब्स, आदिवासी लोग, फार्मर्स लोग बेघर हो जाते। इस वजह से ये आंदोलन हुआ कि नहीं, बनाने नहीं देंगे, इन्वायरमेंट पर भी इफेक्ट करेगा ये चीज इन्वायरमेंट पर भी अफेक्ट करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन इज ए सोशल मूवमेंट इन इंडिया दैट बिगिंस इन द 1980s। ये कब बिगिन हुआ था? ये 1980 को बिगिन हुआ था। 1980 में ये बिगिन हुआ था। ये आंदोलन जो है, इसका शुरुआत कब हुआ था? 1980s में शुरुआत हुआ था। टू प्रोटेस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स ऑन द नर्मदा रिवर। ये जो बड़े बड़े जो डैम्स बन रहे थे नर्मदा रिवर के सामने, उसका प्रोटेस्ट करने के लिए, ठीक है। द मूवमेंट इज लेड बाय एक्टिविस्ट इंक्लूडिंग मेधा पटकर। ये मूवमेंट को लीड कौन कर रहा था? मेधा का, मतलब कि एक एक्टिविस्ट थी मेधा पटकर, वो लीड कर रही थी। एंड फोकसेस ऑन द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ दिस डैम्स। मेधा पटकर बोल रही थी कि भाई अगर ये डैम बना तो एक तो एनवायरनमेंट पर इफेक्ट करेगा, एक यहाँ के हजारों लोग पे इफेक्ट करेगा, हजारों लोग बेघर हो जाएंगे। नर्मदा रिवर के सामने अगर आप एक डैम बनाते हो, इससे हजारों लोग पे इफेक्ट करेगा और साथ ही साथ एनवायरनमेंट पे भी इफेक्ट करेगा। Who are displaced from their home and lands without adequate compensation और rehabilitation। जिसको कोई adequate compensation नहीं मिला, जिसको कोई rehabilitation भी नहीं मिला, जिसको कोई घर भी नहीं मिला। बहुत सारे आदिवासी थे जिनको घर भी नहीं मिला, rehabilitation नहीं मिला, इसीलिए ये सब प्रोटेस्ट हुआ। ये सिंपल सा बात है, एनवायरनमेंट पर भी इफेक्ट जाएगा, एनवायरनमेंट पर भी इफेक्ट करेगा ये डैम बना तो, और साथ साथ लेबर्स पर भी इफेक्ट करेगा। द एनबीए एडवोकेट फॉर मोर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल अप्रोच टू डेवलपमेंट, emphasizing the right of affected communities and the protection of natural resources। तो ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, इसको बोलते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन यानी बिग डैम मूवमेंट। ये जो किया गया था, ये क्यों किया गया था? ये सस्टेनेबल अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट के लिए किया गया था। ये इसलिए ये एनवायरनमेंट को बचाने के लिए किया गया था और उनके एसोसिएटेड लोगों को बचाने के लिए किया गया था। बस इतना लिख दीजिएगा, बना के लिख दीजिएगा। लिख पाइएगा ना? इतना लिख दीजिएगा बना के, 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो एनबीए जो इंडियन सोशल मूवमेंट है, जिसको हम लोग बिग डैम मूवमेंट बोलते हैं, उसको कौन स्टार्ट किया था? उसको स्टार्ट किया था नेटिव ट्राइब्स लोगों ने, नेटिव ट्राइब्स के लोगों ने, फार्मर्स ने, एनवायरमेंटलिस्ट ने और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने, ठीक है। ये क्यों किया गया था? 2 पर्पस के लिए। बहुत सारे लोग बेघर हो रहे थे इसके लिए, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो बेघर हो रहे थे इसके लिए, और साथ ही साथ एनवायरनमेंट खराब हो रहा था इसके लिए। अब देखिए, ये नहीं पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रोल ऑफ कल्चर, ये काट दीजिए, ये नहीं आएगा। रोल ऑफ कल्चर इन मतलब इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, और रीड कर लीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा, आप खुद रीड कर लीजिएगा। ये अनइम्पॉर्टेंट है, ठीक है, अनइम्पॉर्टेंट है, इसीलिए छोड़ रहा हूं, वरना मैं हर एक चीज पढ़ाता हूं, हर एक चीज। लास्ट वाला टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स। आज का लास्ट टॉपिक, आज का आखिरी टॉपिक। इसके बाद इंग्लिश करेंगे, इंग्लिश का लूसी ग्रे करेंगे, ठीक है। लूसी ग्रे तो कर लिए, नहीं लूसी ग्रे ही करेंगे, लूसी ग्रे, वो जो कविता है लूसी ग्रे, वो करेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स करेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहला टाइप क्या है? मतलब कि पोजेंटिज्म। सबसे पहला टाइप आता है एंथ्रोपोजेंट्रिज्म। ये क्या है? सबसे पहला टाइप है एनवायरमेंटल एथिक्स का, एंथ्रोपोजेंटिज्म। ये क्या कहता है? दीज व्यूज प्लेसेस ह्यूमन एट द सेंटर। ये ह्यूमन को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। ये बोलता है कि अगर नेचर है तो ही ह्यूमन है, इसीलिए ह्यूमन को, नेचर को कंजर्व करके रखना चाहिए।
ये बोलता है कि ह्यूमन तभी है जब नेचर है, ह्यूमन का इंपॉर्टेंस तभी है, ह्यूमन का महत्व तभी है जब ये नेचर है। ठीक है, दिस व्यू प्लेसेस ह्यूमंस एट द सेंटर, वैल्यूइंग नेचर मेनली फॉर द यूजफुलनेस टू पीपल, इट फोकसेस ऑन हाउ प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट बेनिफिट्स ह्यूमन वेलबींग। किस तरीके से हम लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके, रक्षा करके ह्यूमन वेलबींग का देख सकते हैं। एनवायरनमेंट का तुम अगर रक्षा करोगे बेटा, एनवायरनमेंट को तुम अगर प्रोटेक्ट करोगे तो इससे ह्यूमन का ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन हो जाएगा, है ना। इसके बाद है बायोसेंट्रिज्म। इसके बाद क्या है? बायोसेंट्रिज्म। ये बायोसेंट्रिज्म अप्रोच बोलता है कि सारे लिविंग बींग्स महत्व इंपॉर्टेंस रखते हैं। सिर्फ ह्यूमन बींग नहीं, सारा का सारा लिविंग बींग्स इंपॉर्टेंट मैटर करता है एनवायरनमेंट के लिए। दीज अप्रोचेस वैल्यूज ऑल लिविंग थिंग, नॉट जस्ट ह्यूमंस। इट आर्ग्यूज दैट एवरी लिविंग थिंग हैज ए इंटरेस्टिंग वैल्यू एंड डिजर्व मॉरल कंसिडरेशन। हर एक लिविंग थिंग का अपना अपना वैल्यू है और हर एक लिविंग थिंग को जीने का पूरा हक है, सिर्फ ह्यूमन ही नहीं। ये कौन बोलता है? ये बोलता है बायोसेंट्रिज्म। इसके बाद environmental justice. These approaches focuses on ensuring that all people, especially marginalized and disadvantaged communities, have equal access to the healthy environment. Environmental justice के हिसाब से बोलता है कि हर एक इंसान का पूरा हक है एनवायरमेंट। हर एक इंसान जो भी रहता है, हर एक इंसान का एनवायरमेंट पे पूरा हक है। इस देश में 140 करोड़ रहते हैं, हर एक चप्पे हर एक कोने के इंसान को एनवायरनमेंट पे पूरा हक है, ये बोलता है एनवायरमेंटल जस्टिस। फिर डीप इकोलॉजी क्या बोलता है? फोर्थ टाइप होता है डीप इकोलॉजी। डीप इकोलॉजी क्या बोलता है? दिस फिलोसफी प्रमोट्स द आइडिया ऑफ नेचर हैज द वैल्यू ऑफ इट यूटिलिटी टू ह्यूमंस। इट एडवोकेट्स द फंडामेंटल चेंज इन हाउ ए व्यू एंड इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट। डीप इकोलॉजी बोलता आता है कि किस तरीके से हम ह्यूमंस एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड है, किस तरीके से हम लोग नेचर के साथ कनेक्टेड है, किस तरीके से हम लोग को इंटरेक्ट करना चाहिए नेचर के साथ। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद लास्ट वाला टाइप है इकोसेंट्रिज्म। दिस पर्सपेक्टिव एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंटायर इकोसिस्टम। ये पूरा एंटायर इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंस बताता है। सीधा सा बात है कि वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है, सॉइल का क्या इंपॉर्टेंस है, एयर का क्या इंपॉर्टेंस है, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये बताता है इकोसेंट्रिज्म। तो एनवायरमेंटल एथिक्स के 5 टाइप से बेटा क्या क्या है? एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, एक है एनवायरमेंटल जस्टिस, एक है डीप इकोलॉजी, एक है इकोसेंट्रिज्म, एक है बायोसेंट्रिज्म। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही भाई। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना साथ थे। अब आएगा लूसी ग्रे रात को 10 बजे, मिलिएगा पक्का। थैंक यू सो मच। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही।